तो केदारनाथ उपचुनाव का रण और इस रण में भाजपा, कांग्रेस, क्षेत्रीय दल और अन्य निर्दलीय भी पूरी तरीके से कूद चुके हैं। तैयारियां जोर शोरों से हैं। इंतजार है कि केदारनाथ की जनता किसको अपना आशीर्वाद देगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, मैं सबका स्वागत कर लेता हूँ। हमारे साथ भाजपा से सत्यवीर चौहान जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से गिरिराज किशोर जी हैं, बहुत स्वागत है गिरिराज जी आपका। हमारे साथ यूकेडी की प्रवक्ता मीनाक्षी घिल्डियाल जी हैं, बहुत स्वागत। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखरी जी हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल भाजपा से कर लेता हूँ। सत्ता में आप लोग हैं और इस वक्त तो साफ का सवाल भी है, वो भी जब केदारनाथ की बात हो, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा प्रिय भी कहा जाता है और केदारनाथ से विशेष लगाव की भी बात होती है, कई दफ़ा वो आते हैं। ऐसे में क्या तैयारियां हैं आप लोगों की और किस तरीके से देखते हैं, किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा? और दूसरी तरफ जो, क्योंकि बात की जाए तो दोनों ही प्रत्याशी पूर्व विधायक इस सीट पर रह चुके हैं। रवि जी, चुनाव की जैसी डेट होती है, घोषणा होती है, चुनाव आयोग घोषणा करता है, कांग्रेस पार्टी उसी समय सरेंडर कर दी। केदारनाथ में जिस प्रकार के विकास हुए हैं, पुनर्निर्माण और पुनर्विकास के जो कार्य हुए हैं, जो आपदा के तुरंत बाद होने चाहिए थे, क्योंकि वो इसलिए भी क्योंकि हमारी चारधाम की यात्रा केदारनाथ उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चारधाम है। उस समय वो कार्य पूरे होने चाहिए थे। कार्य संपूर्ण भी ना होते, कम से कम वहाँ कार्य शुरुआत तो करते, मगर उस समय की सरकार केवल अपनी कुर्सी बचाने में और केवल राजनीतिक लाभ कैसा लिया जाए, केवल उसी में पड़ी हुई थी और उससे ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर कुछ किया नहीं। सत्ता का परिवर्तन होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने चाहे उस समय जब आपदा आई थी उस समय भी उत्तराखंड आए थे और वो उस समय केदारनाथ जाना चाहते थे, केदारनाथ की वास्तु स्थिति को देखना चाहते थे, मगर उस समय की विधर्मी कांग्रेस सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय उनको अनुमति नहीं दी। मगर जैसे ही वो देश का नेतृत्व उनको मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो उसके बाद वहाँ के पुनर्विकास के लिए, वहाँ के पुनर्निर्माण के लिए, वहाँ के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो गौरव था उसको किस प्रकार से और मजबूत किया जाए, क्योंकि वहाँ जब आपदा आती है तो वहाँ पर जितनी भी स्थिति जिन्होंने भी देखी होगी तो रूह कांप गई थी। वहाँ पर वहाँ के जितने भी भवन थे, वहाँ के जितने भी घर थे, वहाँ पे जितनी भी धर्मशालाएं थी, यहाँ तक कि आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि थी वो भी विलुप्त वहाँ से हो गई थी। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने, आप विजुअल दिखा रहे हैं यहाँ पे केदारनाथ के, आप देखिए जहाँ पर एक व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता था, इतना वहाँ पर स्थिति थी। आज वहाँ इस बार रिकॉर्ड टूटा है, हर बार रिकॉर्ड टूट रहा है। 40,000 से अधिक लोग एक दिन में दर्शन किए हैं वहाँ पर। ये अपने आप में दिखाता है कि 2013 से 2014 की स्थिति में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। हमने देश में 2014 के बाद से जो पॉलिटिकल कल्चर में भारत की जनता कह रही थी कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, उस परिवर्तन हमने लाया। मैं वैसे उत्तराखंड से और केदारनाथ से जुड़ा हुआ विषय नहीं, मगर अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 1952 में देश के पहले इलेक्शन होते हैं। 1952 से लेके आज तक अगर हम लोकसभा की बात करें तो 18वीं लोकसभा इस समय देश में है। और अभी 2 राज्यों के चुनाव भी हुए, हरियाणा के और आपके जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें ना कोई पत्थर चला है, ना किसी प्रकार की गोली चली है, ना किसी प्रकार की आतंकवादी घटना हुई है। बड़े शांति के माहौल में वहाँ पर चुनाव संपन्न हुए। ये अपने आप में दिखाता है जो देश ने हमसे उम्मीद की थी कि एक शांति के वातावरण में पूरे देश में चुनाव होना चाहिए, हमने वो सुनिश्चित की। वो शांति हमने जम्मू कश्मीर में सुनिश्चित की। एक भी गोली नहीं चली, एक भी पत्थर नहीं चला। आप देख सकते हो कि केदारनाथ में जो हमने कार्य किए, आज कांग्रेस के नेताओं की जो बौखलाहट है वो इससे स्पष्ट दिख रही है कि जो कार्य उनकी सरकार ने करने चाहिए थे उन्होंने वो कार्य नहीं किए। और वहाँ के लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो आर्थिक विकास की जो स्थिति थी 2013 की आपदा के बाद जो खत्म हो गई थी, उसको कितना मजबूत किया, इस बात का प्रमाण है कि अभी तक 12 लाख से अधिक धर्मानुरागी केवल और केवल बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। इससे क्या है, हमारा जो होटल व्यापारी है, ट्रांसपोर्टेशन का है, ढाबे वाला है, सहायता समूह की महिलाएं जो प्रसाद वितरण करती है, घोड़ा कंडी वाला है, उन सबको आर्थिक रूप से लाभ होता है। इसके अलावा उत्तराखंड की सरकार को भी इससे लाभ होता है। ये हमने जो लोगों से वादा किया था उस वादे पर हम 100% उतरे हैं। और ये भी अगर महिलाओं को सशक्तिकरण को और मजबूत करने के अगर किसी ने काम किया वो भारतीय जनता पार्टी के ने किया। केंद्र की सरकार उठा के देख लीजिए, स्वतंत्र भारत से आज तक जितनी भी सरकारें बनी है, आदरणीय प्रधानमंत्री की तीन बार की सरकार मोदी जी की बन चुकी है। सबसे अधिक महिलाओं को नेतृत्व देना और सबसे अधिक महिलाओं को कैबिनेट में जगह देना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया। उत्तराखंड में भी, चाहे उत्तराखंड में पहली महिला, मैं पूरा कर लेता हूँ, उत्तराखंड में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनाना हमारी सरकार ने किया। इससे पहले महिलाएं चुन के आई, मगर
किसी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाना हमारी सरकार ने किया। यही नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग की आज से तो परीक्षा हो नहीं रही है, संघ लोक सेवा में आज से तो महिलाएं चुन के नहीं आ रही है, उसमें भी हमने सुनिश्चित किया कि प्रदेश की पहली चीफ सेक्रेटरी बनाने का जो काम किया वो हमारी सरकार ने किया। ये दिखाता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार ने योजना भी चलाई है, हमारी सरकार ने चाहे महालक्ष्मी योजना हो, जच्चा बच्चा का ध्यान रखना हो, चाहे मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से जच्चा बच्चा का ध्यान रखना हो, केंद्र सरकार की 28 से अधिक ऐसी योजना है जो महिलाओं को केंद्रित करके बनाया गया, शौचालय से लेके चूल्हे से लेके, और भारतीय सेना में उनकी जगह को सुनिश्चित करना, उनको परमानेंट कमीशन देना और केदारनाथ में फिर से एक महिला को टिकट देना। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलकर चलती है। और यही कारण है जो कांग्रेस के नेताओं ने, जो कांग्रेस के नेता आज मैं थोड़ा सा बता दूं, जो मंच पे बैठे, चर्चा करेंगे मंच पे थोड़ा चुनाव पे ले रहा हूं कि क्या मंच पे जितने भी नेता लोग बैठे थे, आप देखिए जब घोषणा होती है चुनाव की तो कैसे एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते, हर कोई अपने आप को प्रत्याशी बता रहा था। वैसी स्थिति है जब बरसात होती अभी है, जैसे एक मिनट मैं बता रहा हूं ना उसको उदाहरण के साथ। इस बार रवि जी जब बरसात होती है, रवि जी जब बरसात होती है तो बरसात में क्या होता है, जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, सांप, छुचुंदर, नेवला, चूहा, बिल्ली, वो सारे एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। मगर जैसे ही वो बरसात आती है, बाढ़ आती है, एक ही पेड़ में सारे चढ़ जाते हैं। मगर जैसे ही वो बरसात का पानी चले जाता है तो वो एक दूसरे के दुश्मन फिर से हो जाते हैं। आप देखते जाइए जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, आपको कांग्रेस के नेताओं की सिर्फ उठवल और उनका जो खेल मैंने बताया वो सामने आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब मैं गिरिराज जी, ये तो बात हो गई भाजपा की, उन्होंने कहा कि ये हमारी विकास योजनाएं हैं, उन्होंने प्रदेश हित में जो चलाई, केदारनाथ में जो चलाई, और इन्हीं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। आप लोगों की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आपने भी जिनको कैंडिडेट बनाया सबसे मजबूत कैंडिडेट ही के तौर पर माने जा रहे थे, उन्हीं को फाइनल किया है, तो किस तरीके से आप लोग देखते हैं इस चुनाव को? रवि जी, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। निश्चित रूप से केदारनाथ उपचुनाव की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज रवि जी कांग्रेस पार्टी केदारनाथ उपचुनाव में विजयश्री की तरफ अगर है, तो रवि जी उसके पीछे मूल में बहुत सारे कारण हैं। वाकई आज भाजपा से कई सवाल बनते हैं, मैं आपको आज बताऊं। उससे पहले मैं एक बात रखना चाहूंगा, आज हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप और जो हमारी टॉप लीडरशिप है उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी की, निश्चित रूप से उन्होंने भरोसा जो जताया मनोज रावत जी पे, आज उनका नामांकन पत्र भी दाखिल हो चुका है। निश्चित रूप से समूची पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में पूरी टॉप लीडरशिप हमारी और बूथ स्तर का जो हमारा वहाँ का कार्यकर्ता है वो पूरी ऊर्जा लिए हुए है और हम लोग पूरी तरह से जो है विजयश्री की तरफ निश्चित रूप से अग्रसर हो रहे हैं, ये दिख रहा है। ठीक है, मुद्दे क्या आप इसके मूल में जो बात है रवि जी, आज वाकई जो स्थितियां हैं, अगर हम केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र को अगर हम लेते हैं, आज वहां का जनमानस जो है वाकई आप स्वयं देखिए, चाहे अभी जो फ्लड था, जो अभी आपदाग्रस्त क्षेत्र हुआ कुछ समय पूर्व, उस समय जो सरकार ने अवहेलना की, निश्चित रूप से यहाँ पे आपदाग्रस्त क्षेत्र में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जो है जनमानस त्राहिमाम कर रहा है और मुखिया प्रदेश के भाजपा शासित है पिछले 60 वर्षों से। मुखिया धाकड़ धामी जो है वो प्रचार में स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा की, जहां जहां जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे थे वहां वो स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव प्रचार में थे। अब आप स्वयं सोचिए, सुनिएगा, में तो मुख्यमंत्री आए थे वहां 31 जुलाई को जो आता है उसी की बात कर रहे हैं। ये इमोशंस खो चुकी है, संवेदनहीन हो चुकी है सरकार। और वाकई आपको बताऊं मैं कि वो दंश जो उन्होंने झेला है, अगर इंफ्रा के नाम पे अगर आज वाकई अगर आप जाते, मैं तो ग्राउंड जीरो से होके आया, आप अगर जाते हैं पन्ना पुरोहित, जो छोटे से छोटा व्यवसायी जो है भाजपा ने जो वाकई जिसको पीड़ा में रखा, इंफ्रा के नाम पे जिनको उजाड़ा गया, आप स्वयं सोचिए वो कैसे उस दंश को भूल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको आज बताऊं कि भाजपा जो है जब किसी को इंफ्रा के नाम पे उजाड़ रही है तो उसके रिहेबिलिटेशन की तरफ नहीं जा रही है। सुन लीजिएगा रवि जी, पुनर्वास की तरफ नहीं सोच है। अगर वो मिडिल क्लास या कोई गरीब छोटे से छोटा व्यवसायी अगर वाकई टूट रहा है, जमींदोज हो रहा है इंफ्रा के नाम पे, तो आप कम से कम उसके पुनर्वास की तो व्यवस्था बनाए। लेकिन नहीं, जो स्थितियां हैं
वो सारी चीजें कॉमन मैन भी पूरी सारी बातों को वॉच कर रहा है। भाजपा जो इस समय कृत्य कर रही है, एक कॉमन मैन जो है सारी चीजें विजिबल है, वॉच कर रहा है। और आज जो स्थितियां हैं, जो जवाब बनते हैं इनसे रवि जी, आज अगर सोना चोरी का एक मामला जो है वाकई बनता है, अगर एक शंकराचार्य, 4 शंकराचार्यों में से जिनको मैं देवतुल्य मानता हूं, अभी मुक्तेश्वरानंद, अगर सवाल एक उठाते हैं और भाजपा से कहते हैं कि 228 किलो जो सोना चोरी हुआ है गर्भगृह से केदार बाबा के, निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। उस तरफ आप आगे नहीं बढ़ते हैं, जबकि टॉप लीडरशिप इनकी यहां की भाजपा की उनका मजाक उड़ाती है, मखौल बनाती है एक शंकराचार्य का। आप स्वयं सोचिए क्या स्थिति है आज। जो स्थिति है आज 9 पर्वतीय राज्यों में, ये छिपी भी बातें नहीं है रवि जी। 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान पे आप लेके आ गए। महिला अपराध के क्षेत्र में जननी बन चुका है उत्तराखंड। आज अभी जितनी बातें हो रही थी, अभी अब प्रवक्ता जो है भाजपा के सत्यवीर जी जो बात रख रहे थे महिला सशक्तिकरण के बारे में, अरे भाई क्या सशक्तिकरण। आप लोगों ने जो है, जो स्थितियां हैं, जो आज वाकई सारी चीजें जो अगर प्रमाण समेत अगर आ रही हैं सामने, के भाजपा के नेतागण शामिल है उन बलात्कारों में, ये बातें रखनी पड़ती हैं, विवश होकर रखनी पड़ती हैं रवि जी। जितने अभी तक चाहे अंकिता भंडारी से लेकर और लाल कुंवर सल्ट तक के जितने किस्से हैं, इनमें इनके लोग इन्वॉल्व। आज कैसे महिला सशक्तिकरण की ये पार्टी बात कर सकती है? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि महिला अपराध को लेकर सोना चोरी का मामला, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। आप स्वयं सोचिए रवि, ये मुद्दे डकैतियां पड़ रही हैं, चोरियां हो रही हैं, चोरों का कोई अता पता नहीं। ठीक है, मैं यूकेडी से पक्ष लेता हूं। मीनाक्षी जी हमारे साथ हैं। मीनाक्षी जी, आपके प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, आप लोगों की क्या तैयारी, क्षेत्रीय दल होने के नाते कैसे वहां की जनता को आप अपने पक्ष में मतदान के लिए अपील कर रहे हैं, और कैसे इन 2 बड़ी पार्टियों के बीच में अपने आप को मजबूत करने की जो आपकी रणनीति है वो क्या है? देखिए रवि जी, आज हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर आशुतोष भंडारी, उन्होंने आज नामांकन किया है, और साथ ही हमारे दल के जो लोग हैं सभी लोग वहाँ मौजूद थे, और आने वाले समय में भी हम लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। और जो इम्पोर्टेंट ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तराखंड के, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज की तारीख में जितनी भी समस्याएं उत्तराखंड फेस कर रहा है, उत्तराखंड वासी फेस कर रहे हैं, वो दरअसल मूल निवास और भू कानून की वजह से है। लेकिन आप देखेंगे दोनों ही दल इन मुद्दों पे कभी बात नहीं करेंगे। अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जो मतलब जिनका सॉल्यूशन, हर एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उस पे बात नहीं हो रही है। केदारनाथ में देखिए, ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है, बेसिकली ये एक आने वाली जो लड़ाई है, जनता की जो लड़ाई है, उसका एक आगाज भर है। और मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगी कि जनता को ये स्वयं डिसाइड करना पड़ेगा कि जो उनके मुद्दे हैं उसके लिए उन्हें किसको वोट देना है। क्या देखिए, हम लोग सड़क का संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सड़क का संघर्ष के साथ साथ विधानसभा में भी संघर्ष करने के लिए कोई प्रतिनिधि भेजना पड़ेगा। जब तक हम इसे वोट की राजनीति में तब्दील नहीं करेंगे, जब तक हम अपने संघर्षों को, मैं ज्वलंत मुद्दे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि युवा हो गया, महिलाएं हो गई, बुजुर्ग हो गए, वो लगातार भू कानून और मूल निवास को लेकर सड़कों पे हैं। क्योंकि केदारनाथ जैसी जो प्लेस है जहाँ पे तीर्थ यात्रा जो है वो काफी मात्रा में बढ़ गई है, तीर्थयात्री बढ़ गए हैं, वहां पर आज की तारीख में वहां का मूल निवासी उससे क्या बेनिफिट पा रहा है? क्या वो वहां पे उसके पास जमीनें खरीदने के लिए सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति है, या वो वहां पे जमीन खरीद पा रहा है कि अगर वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाह रहा है, या उस तीर्थयात्री, आने वाले तीर्थयात्री से कुछ बेनिफिट लेना चाह रहा है, मतलब अपना रोजगार वहां पर करना, हाँ, वहां पे रोजगार अपना क्रिएट करना चाह रहा है, तो क्या वो जमीन खरीद पा रहा है? नहीं, क्योंकि 2018 में जैसे ही जमीन में ये भू कानून में संशोधन हुआ था, वहां पे पहाड़ के पहाड़ बिक गए। आज भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा कहती है कि हमने वहां बहुत तरक्की करी है, लेकिन याद रखिए कि कहीं ऐसा ना हो जैसा हाल जोशीमठ में हुआ। जोशीमठ में हम देखेंगे अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन की वजह से जोशीमठ धंसता चला गया। तो यही एक समस्या हमारे लिए केदारनाथ में भी ना क्रिएट हो जाए, और उस समस्या का जो दंश झेलेगा वो वहां का मूल निवासी झेलेगा। तो ये सारी चीजें पॉइंट जो है वो रखने वाली चीज है, और जो भू कानून और मूल निवास का मुद्दा है वो जनता का आज की तारीख में ज्वलंत मुद्दा है, और जनता को ये डिसाइड करना है कि किसको वोट करना है। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर ही आप जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। बिल्कुल। हरीश मैखुरी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मैखुरी सर, कैसे समझा जाए इस चुनाव को, केदारनाथ का उपचुनाव? क्या ये मंगलौर और बद्रीनाथ के ही उपचुनाव जैसा है, या फिर जो पूर्व में उपचुनाव हुए हैं आज तक उन जैसा है, या फिर थोड़ा सा अलग है, ज्यादा दिलचस्प है, ज्यादा चुनौतीपूर्ण है पार्टियों के लिए? आज
केदारनाथ में करीब 5 प्रत्याशियों ने केदारनाथ सीट पर जो शैला रानी रावत की मृत्यु के बाद सीट खाली हुई थी, उस पे मध्यावधि चुनाव जो हो रहे हैं विधानसभा के लिए, तो उस पे 5 प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन किया है। इसमें भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो आशा नौटियाल हैं और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मुख्य रूप से वो मनोज रावत है। तो आशा नौटियाल के नामांकन में आज पुष्कर सिंह धामी, गढ़वाल सांसद अनिल बलौनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, दुष्यंत गौतम और रमेश पोखरियाल निशंक और वहाँ के विधायक रुद्रप्रयाग के विधायक भी उपस्थित रहे। उधर कांग्रेस के जो मनोज रावत है उनके नामांकन में भी प्रदेश अध्यक्ष हुए करण माहरा, प्रदेश के सह अध्यक्ष सुरेंद्र रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी जो शामिल है। तो इसी के साथ जो है केदारनाथ में अब चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अब हम एक चीज हम निश्चित रूप से इस पे विश्लेषण अवश्य करना चाहिए कि केदारनाथ किन विषयों पर जनता वहां पे मतदान करेगी। तो 2 चीजें हैं, एक तो केदारनाथ की अपनी समस्याएं हैं, केदारनाथ की अपनी यात्रा है, केदारनाथ के जो व्यापारी हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी अपनी मतलब इस समय समस्याएं हैं। केदारनाथ एक तरह से केदारनाथ की के जो वहाँ का टोपोग्राफी है, बनावट है, उसकी सर्जरी हो रही है, कैंसर सर्जरी हो रही है, एक तरह से नया उसको रिनोवेट किया जा रहा है पूरा पूरा। तो निश्चित रूप से सर्जरी के दौरान कष्ट तो होता ही है। केदारनाथ में जो रोपवे बनना है उसका भी कुछ ना कुछ काम शुरू होना चाहिए, इसकी अपेक्षा जनता को है। तो वो स्थानीय मुद्दे हैं और जो प्रदेश के मुद्दे हैं, प्रदेश के विषय हैं, वो ये हैं कि सरकार की परफॉर्मेंस कैसी है, उस पर का भी वहां पर देखा जाएगा। एक चीज जो निश्चित रूप से आनी चाहिए वो ये है कि मैं विभिन्न अपने मित्रों की बाइट में देख रहा था केदारनाथ में ये सोना गायब, वो सोना गायब। तो मैं एक चीज कह रहा हूँ, जिसने केदारनाथ में सोना दिया है ना, जो दानीदाता ने, उसी दानदाता ने बद्रीनाथ में सोना दिया है और 14 मंदिरों में वो दानदाता सोना दे चुका है। सोना की जो है ना वो सीधे प्लेट ही नहीं होती है, उसको तांबे की प्लेट पे सोने की परत चढ़ाई जाती है जी। तो उसी तरह से केदारनाथ में भी हुआ है, बद्रीनाथ में हुआ है, 14 मंदिरों में वो व्यक्ति सोना दे चुका है। तो सोने के नाम पे तो केदारनाथ को बदनाम करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिन शंकराचार्य जी ने केदारनाथ पे सोने की बात बंबई में कही थी कि चोरी हो गया, बाद में उन्होंने कहा कि भैया मैंने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, समाचारों में जो आ रहा है वो कहा। तो यदि किसी को लगता है कि केदारनाथ में सोना में कोई गड़बड़ हुई तो एफआईआर लिखाइए, पुलिस है, प्रशासन है, उसके लिए एफआईआर लिखाओ यदि उनके पास सबूत है। नहीं है तो केदारनाथ को बदनाम ना करो। ठीक है, गिरा जाओ। दूसरा ये है कि केदारनाथ पे राजनीति मंदिर पे ना हो, वहाँ पे राजनीति हो, जम के हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सरकार के विरुद्ध बोलो, सरकार के पक्ष में बोले, लेकिन राजनीति मंदिर पे ना हो। एक बात मैं रखना चाहूंगा कि अगर कहीं विपक्ष जो है संदेह प्रकट कर रहा है तो जांच का विषय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, जवाब सुन लीजिएगा। ये गिरिराज जी का सवाल है कांग्रेस पर रुकता। क्या चीज है हरीश जी, मैखुरी जी, मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष में विपक्ष में रहते हुए अगर ये बात उठाई गई है, सोना चोरी जो आपने बात रखी, किसकी बात नहीं होनी चाहिए, अगर वो संदेह वाकई प्रकट किया जा रहा है, शंकराचार्य जी ने भी बोला है, और विपक्ष भी अगर इस बात को अगर वाकई उठा रहा है, कहीं ना कहीं कोई धुआं तो उठा है शॉर्ट में, तो उसका जो है उसका रिजल्ट जो है निश्चित रूप से उस पर जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैखुरी जी नहीं, उसके रिजल्ट में जो केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष है अजयेंद्र अजय, उन्होंने उस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि वहां पे एक रत्ती ना सोना चोरी हुआ है। जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि उसी दानदाता ने सोना दिया जिसने बद्रीनाथ में दिया, उसने 14 मंदिरों को और भी दिया है, देश के बड़े बड़े मंदिरों में उनका सोना लगा हुआ है, मढ़ा हुआ है, और उसी सुनार ने उसको बनाया हुआ जिसने पहले मंदिरों का बनाया है। मैखुरी जी, सरकार ने जांच को लपेटना, मैखुरी जी जांच की बात भी सरकार ने की है। आपके पास सबूत हैं तो करो एफआईआर दर्ज। एक मिनट गिरिराज जी, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं हरीश मैखुरी जी, सवाल मेरा ये है कि अब यहाँ पर अगर हम प्रत्याशियों की अगर बात कर लें तो दोनों ही यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। हालांकि आशा नौटियाल जी की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पर उनका जो राजनीतिक अनुभव है काफी लंबा रहा, पहला चुनाव, उसके बाद दूसरा चुनाव जीतना,
और जिस तरीके से यहाँ पर वो विधायक ने एक बार फिर से भाजपा ने विश्वास जताया, लेकिन और लोग भी थे। इस वक्त ये भी कहा गया कि जिस तरीके से कोई दिवंगत है तो उनके परिवार को ही मौका दिया गया। अगर हम पिछले इतिहास को भी देखें, ऐश्वर्या भी इस वक्त जो है ये चाह रही थी कि उनको टिकट मिले, लेकिन नहीं मिला। कुलदीप रावत की दावेदारी थी, जो कि मैं इसलिए इन लोगों के नाम ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ही मजबूत कैंडिडेट के तौर पर ये लोग भी देखे जा रहे थे। तो क्या इससे भाजपा को कोई फर्क ज्यादा पड़ सकता है, कांग्रेस के लिए फायदा हो सकता है, या फिर कुछ और? कैसे समझें इसको? ऐसा है कि ये तय करने का तो अधिकार जनता को है। जनता जिसको बनाएगी निश्चित रूप से वही जीतेगा। तो इस पे प्रिडिक्शन और खासकर चुनाव के समय पे अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो शैला रानी रावत की जो पुत्री हैं, उनको टिकट देने की बात है, तो एक तो उनको गुजरे हुए काफी समय हो गया है, तो उसका लाभ थोड़ा सा ऐसा पार्टी को, शायद भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि ना मिले। और दूसरा, उन्होंने अपने मतलब सभी पार्टियां अपनी सर्वे करती हैं कि किसको उठाने से हमारी जीत सुनिश्चित होगी। तो प्रत्येक पार्टी ये चाहती है कि पार्टी में टिकाऊ और चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट को हम लोग टिकट दें। तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सूत्रों से वहां सर्वे कराया होगा। हाँ। और जिसको उन्हें जीत की संभावना लगी, पैनल में उनका नाम था, शैला रानी रावत की बिटिया का नाम था अजय, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य हैं, मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, और उसी केदारनाथ क्षेत्र के निवासी है, अगस्त मुनि के, उनका नाम था। और भी अन्य लोगों के नाम थे। लेकिन पार्टी को जिसका लगा होगा कि किसकी जीत की संभावना, उसी तरह से कांग्रेस ने भी जिसके जीत की संभावना देखी उसको टिकट दिया है। तो अब ये जनता को तय करना है कि उनको कौन सा प्रत्याशी ठीक लगता है, कौन सा प्रत्याशी जो है जनता विजयी बनाए। इसी के लिए तो चुनाव हो रहे हैं। ये टीवी पे यदि विश्लेषण करके प्रत्याशियों के भाग्य का या पार्टी की जीत हार सुनिश्चित हो जाती तो निश्चित रूप से चुनाव करना की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो चुनाव इसीलिए हो रहे हैं कि जनता, इसमें जनता का मत सिरोधार्य है। जनता जिसको जिताएगी वो जीतेगा। ठीक है मैक्रो जी, आपसे एक सवाल मेरा ये है, सत्यवीर चौहान जी, आज गणेश गोयल एक बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से परिवार की बात भाजपा करती है, इससे पहले जो चुनाव है उनके परिवारों को ही वोट, यहाँ पर टिकट दिया गया, और खुद ऐश्वर्या ये चाह रही थी कि उनको टिकट मिले। हालांकि पार्टी है, ठीक है, मैक्रो जी ने बताया कि पूरा सर्वे हुआ और हुआ है। उन्होंने कहा कि शैला रानी रावत की जो आत्मा है वो भी आज मनोज रावत को आशीर्वाद दे रही होगी, यानी कि ये मुद्दा भी रहेगा कांग्रेस की ओर से इस चुनाव। जिन्होंने केदारनाथ की आत्मा को कुचला हो, वो अपेक्षा करते हैं कि वहाँ के स्थानीय जो दिवंगत आत्मा है और जो स्थानीय लोग हैं उनको आशीर्वाद देंगे। ये तो मुझे कहीं भी कतई भी दूर दूर तक संभव नहीं लगता है। ये केवल गणेश गोदियाल की वो खींच है कि वो तमाम इलेक्शन लड़ रहे हैं और किसी में भी उनको सफलता नहीं मिल रही है, ना पार्टी में कोई उचित स्थान मिल रहा है। मात्र यही है, उनकी खींच अपनी पार्टी के अंदर तो नहीं पूर्ण हो पा रही है। भारतीय जनता पार्टी पे मीडिया के सामने कैसे निकाली जाए, केवल ये उसी का एक आपको दृश्य दिख रहा है। और केदारनाथ की जब बात भी आती है और कांग्रेस के तमाम लोग और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जब बात करते हैं, शंकराचार्यों के नाम लेते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि एक समय था कि जब सत्ता के मद में कांग्रेस किस प्रकार से हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति के प्रति किस प्रकार के निर्णय लिया करती थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो सार्वजनिक पटल पर है। और किस प्रकार से हमने उस समय भी विरोध किया था और हमने कहा था कि, और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था एक बार जब वो अमेरिका में थे, उन्होंने कहा था कि भाई गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमारे तो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनसंघ के समय से और भारतीय जनता पार्टी के उदय से भी और उससे पहले भी इसी नारे के साथ आगे बढ़ा है कि गर्व से कहो हिंदू है। आज जहाँ भी जाते हैं हमारे कार्यकर्ता, आप देख लीजिए किसी भी अन्य प्रदेशों में जहाँ पर हमारी अनुकूल स्थिति नहीं है, किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जाता है। मगर हम अपने संकल्प पे अडिग है। हमने जो संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को हमने धरातल पर उतारा है। हमने कहा था कि 370 राम मंदिर और भारत के अंदर जो सुरक्षा, मजबूत सुरक्षा प्रदान करेंगे। आज भारत के अंदर मजबूत सुरक्षा प्रदान है। एक भी ऐसा बम ब्लास्ट आपको सुनने को नहीं मिलेगा, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे आपके बस स्टैंड हो, कहीं ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ये कोई अनजान वस्तु है उसको ना छुए। ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हो गए। मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यूकेडी ने भी ये कहा ना कि भाजपा इस बात का जिक्र नहीं कर रही है कि भू कानून, मूल निवास, इस बात का जिक्र हम लोग कर रहे हैं वहां पर। रवि जी, उत्तराखंड के अंदर जितनी भी समस्याएं उत्पन्न की गई कांग्रेस के द्वारा, उसका हल भारतीय जनता पार्टी 100% कर रही है और सिलसिलेवार उसका 100% हम उसका धरातल पर उतार रहे हैं। धर्मांतरण विरोधी कानून हो,
नकल विरोधी कानून हो, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देना हो, महिलाओं को सहायता समूह में आरक्षण देना हो, महिलाओं को सशक्तिकरण करना हो, उनको कैबिनेट में और उनको टिकट देना, पंचायतों में उनका स्थान तय करना, तमाम क्षेत्रों में हमने वो जो समस्याएं बनी हुई थी उन समस्याओं को हमने हल किया है। उत्तराखंड जब हमको सौंपा गया 2017 में तो केवल कंगाल और बदहाल कानून व्यवस्था और चरमराई कानून व्यवस्था हमको हमारे हाथ में दिया गया। आज हमने उत्तराखंड को, आप देख लीजिए, अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, उत्तराखंड का राजस्व पहली बार बढ़ा है। हमारा जो राजस्व घाटा है वो कम हुआ है। हमारी जीएसडीपी जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो हमारी बढ़ी है। जीएसटी हमारा हर बार नेशनल एवरेज से बढ़ के आ रहा है। सामान्य रोजगार में हम सबसे आगे। सरकारी रोजगार में पिछले 3 वर्षों में हमने 17,000 से अधिक देने का काम किया। हमने फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में हमने और अधिक, क्योंकि 20% सबसे अधिक 20% हमारे उत्तराखंड में होता है। उसके लिए हमने पीएमओ से सीधा बात करी है कि आप इंडस्ट्री लाइए, हम यहाँ पे उसके अनुसार लोगों को रोजगार देने के लिए आपको नॉर्म्स भी हम जो भी सरकार को करना होगा सरकार करेगी। हम चाहे रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में हो, हमने ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमने तमाम वो योजनाएं जो 1960 के दशकों से लटकी हुई योजनाएं थी उस पर भी केंद्र सरकार से अनुमति ली है। और उसके उदाहरण के तौर पे हमने लोहारी बांध बना के तैयार कर दिया है। मोरी नेटवर्क प्रोजेक्ट हमने बन के तैयार दिया है। और केदारनाथ की जब बात आती है, कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा हलचल होती है। जब ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं कि शंकराचार्य ने इस प्रकार की बात करी है, तो मैं बताना चाहूंगा इन शंकराचार्यों पर ही पहली बार लाठीचार्ज 1967 में इंदिरा गांधी ने ही करवाया था। जब संसद भवन के बाहर जब गोरक्षा दल गया था, छोटे छोटे नंदी लेके गया था, तब करपाती महाराज ने कहा था कि जो, और उनके ऊपर लाठीचार्ज से गोलियां चलाई थी, तब करपाती महाराज ने कहा था कि मैं इन साधु संतों को खून को माफ करता हूं, मगर जो ये छोटे छोटे नंदी मरे हैं जो केदारनाथ के बाहर की जो प्रतीक्षा करते हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से इनकी हत्या हुई है, आने वाले समय में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। आप देख लीजिए आज तमाम अभी हरियाणा के चुनाव संपन्न हुए ना, उसके बाद किस प्रकार के, जब यहाँ उत्तराखंड में 2 चुनाव हुए तो कैसे करे थे कि हरियाणा में बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा। किसका बोरिया बिस्तर बंद हुआ? आज महाराष्ट्र देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, वहां पे चुनाव की तारीख घोषित हुई है ना, मगर उनको सीटें नहीं मिल रही कांग्रेस को अपने जो कहते हैं कि हमारे मित्र गठबंधन है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो चुनाव के लिए अभी तक एक फॉर्म नहीं खरीदा, वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। स्थिति किसकी हुई है खराब? कांग्रेस की खराब हुई है। और केदारनाथ में तो मैं बता देना चाहता हूं, आज केदारनाथ का बच्चा आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। हमारी सहायता समूह की महिलाओं ने पिछले बार की यात्रा में 50 लाख से अधिक का धन अर्जित किया है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि महिलाओं को कैसे सशक्त किया जा रहा है। और जहां तक महिलाओं की बात करते, इनकी पार्टी की 2 राष्ट्रीय प्रवक्ता ये मीडिया के सामने हमने थोड़ा लाया उनको सामने, एक छत्तीसगढ़ से राधिका खेड़ा और एक दिल्ली में बैठती थी वो प्रियंका चतुर्वेदी, जिनके साथ मथुरा के इनके जिला कार्यालय में बात रखी थी ना। उन्होंने सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर उनके स्टेट प्रभारी से लेकर मुख्यमंत्री तक बात रखी। अच्छा ठीक है, हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ कांग्रेस ने तो उस काल नहीं निकाला, मगर उनको भी अगर भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ की जहां तक महिला की बात आती है कि सीट टिकट देने की बात है, कांग्रेस को किसने रोका था? क्यों नहीं देते? क्योंकि महिलाओं को ये सशक्त नहीं करना चाहते। ये केवल और केवल अपनी राजनीति के लिए किस प्रकार से छल कपट और खेल खेलना चाहते हैं, वो केदारनाथ की जनता अच्छे से जानती है। और मैं बताना चाहता हूं, केदारनाथ के हमारे परिश्रमी कार्यकर्ता और वहां की जनता का आशीर्वाद वहां के प्रत्येक बूथ को भाजपामय करने वाला है। और मैं बता रहा हूं, इतनी जबरदस्त जीत होने वाली है। कांग्रेस को जो अभी डर का जो अभी से आने लगे, गिरिराज जी जवाब दीजिए। भाजपा कह रही है कि जो जीत है वो प्रचंड यहाँ पर होगी। 2 उपचुनाव आप जीते, लेकिन आप उस गलत फहमी में ना रही है। केदारनाथ की बात अलग है, हमने काम किया। बड़े गौर से मैं सुनता हूँ सत्यवीर जी को, लगातार बोलते हैं। रवि जी, इस समय भाजपा इस उपचुनाव में एक चीज आप नोट करिएगा, डरी हुई मुद्रा में है, भयभीत है। आप स्वयं सोचिए, 5 पॉकेट्स जो है, 5 मंडलों में 5 कैबिनेट मंत्री इनके जमे हुए हैं, जाके जो है अपना जमावड़ा उनका है। जिन मंत्रियों ने वाकई 3 माह पूर्व तक कोई सुध नहीं ली थी उस क्षेत्र की, आज उस जनमानस के बीच में जाके वो 5 कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जाते हैं आनन फानन में और चुनावी घोषणाएं जो 41 और 40 घोषणाएं करके आते हैं, जो इंप्लीमेंटेशन की तरफ, कार्यान्वयन की तरफ नहीं जाएंगे। रवि जी आप देखिएगा, जो घोषणाएं करके आते हैं, आप कब तक जो है झूठ, छल और छद्म की राजनीति करेंगे? आज जितना प्रवक्ता अभी जो भाजपा के जो अभी लगातार कहे जा रहे थे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में, वाकई आज जितनी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं वो एनसीआरबी की
रिपोर्ट है, आपको बताऊं, ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है कि 9 पर्वतीय राज्यों में आप पहले पायदान पे महिला अपराध के क्षेत्र में इस प्रदेश को लेके आ गए। ये उपलब्धि है इनकी। आज जो है बेरोजगारी चरम पे है। निश्चित रूप से जो आखिरी पायदान का ग्रामीण है उस तक कोई फैसिलिटीज नहीं पहुंच पा रही, ना उसका बच्चा अच्छी एजुकेशन ले पा रहा है, ना उसको हेल्थ फैसिलिटीज मिल पा रही। जो पृथक राज्य लेने के पीछे रवि जी जो मूल में कारण था, जो अवधारणा थी, वो यही थी कि आखिरी पायदान का जो ग्रामीण है वो वाकई वंचित न रहे सुविधाओं से। सरकार उसका आमूलचूर उसका परिवर्तन करे, वो विकास के पथ पे अग्रसर हो। लेकिन भाजपा 7 वर्षों से शासित है और पूरी तरह से फेल्यूर है। मैं आप ही से एक सवाल, आज विकास शून्य प्रदेश है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो आपका वोट गड्ढे में जाएगा। उसके पीछे मैं सुन रहा था जब वो बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भाजपा में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कह रहे थे कि हम कांग्रेस को वोट क्यों दें, विकास तो भाजपा करेगी, तो एक सीट पर कांग्रेस को क्यों वोट, ऐसा उन्होंने कहा। अगर जागरूक मतदाता हो, अगर जनमानस में जागरूकता है, तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक अगर अपने भाषण में झूठ अगर परोसते हैं उनके बीच में, तो वो काम करेगा? निश्चित रूप से नहीं करेगा। और वोटर जो होता है, जो जनमानस वास कर रहा है उस विधानसभा क्षेत्र में, वो प्रतिशोध के रूप में, वोट के रूप में उसका प्रतिशोध होगा, परिणति होगी निश्चित रूप से। भाजपा के भाषण ही तो देते हैं नेता लोग, स्पीचेज इनकी बहुत अच्छी होती है, बड़ी लुभावनी स्पीचेज होती हैं, भाषण होते हैं। आज जितना उनका टॉप लीडरशिप वहां पे थी, वो वाकई आप स्वयं सोचिए, आपदाग्रस्त क्षेत्र जब वो फ्लड था उस क्षेत्र में, तब कितनी इनकी प्रेजेंस थी वहां पे। जितने भी लीडर्स आज गए हुए थे सारे, जो भाषणबाजी कर रहे थे, जो कह रहे थे गड्ढा है साहब कांग्रेस, आप स्वयं सोचिए क्या स्थिति है। ये बार बार बात कर रहे हैं उसकी। 2013 इतना विकराल रूप था, इतना बड़ा फ्लड था, वाकई लड़ाई लड़ी गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा। निश्चित रूप से वहां पे कर्नल कोठियाल के साथ मिलकर उस समय हरीश रावत उस समय सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, काम किया गया, निश्चित रूप से किया गया। स्थितियां बनाई गई कि कुछ ना कुछ यहां पे ऐसा सुधार हो, और पैदल यात्राएं भी हरीश रावत जी ने की कि एक मैसेज पास ऑन हो, विश्व भर से जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, एक मैसेज जाए कि वाकई नहीं, डरो मत, आओ जितने भी श्रद्धालु हैं। वो मैसेज पास ऑन करने के लिए पैदल यात्राएं भी हैं। अब इनकी तरफ से अगर सारी चीजें रखी जा रही है कि नहीं साहब ये नहीं, ये अभी तुमने इंफ्रा के नाम पे जो बार बार बात आ रही है कि जमींदोज कर दिया छोटे से छोटे व्यापारी को, जो आसान्वित होता है उस वाकई यात्रा से कि मैं अपने परिवार को साउंड करूंगा फाइनेंशियली, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। 150 फीट रोड बना दी साहब, ये बना दिया। अबे इंफ्रा आपने तैयार किया, लेकिन मैं आपको जो मूल में जो बात अभी आई थी वो रिपीट हो रही है दोबारा। रिहेबिलिटेशन की तरफ जाना चाहिए ना, पुनर्वास होना चाहिए ना। अगर वो गरीब अगर वाकई टूट रहा है, ठीक है मैं जवाब ले अगर वो टूट रहा है तो उसको कम से कम आप बनाने का प्रयास तो करें। ये बात फिर ऐसी छूट जाएगी। ठीक है सत्यवीर जी, इस पर जवाब दीजिए। जो पुनर्वास की बात कांग्रेस कर रही है कि जिन लोगों को आपने वहां पर बेघर कर दिया या पुनर्वास नहीं किया, उनको करना चाहिए था, कौन वो लोग हैं और क्यों आखिर आप लोगों ने पुनर्वास नहीं किया, इसका मीनाक्षी जी पर जा रहा हूं। आपके कैमरामैन तो धरातल पर रहते हैं, पिथौरागढ़ की गूंजी से लेकर उत्तरकाशी की पहाड़ियों तक जाते हैं। आपने केदारनाथ में एक व्यक्ति को भी सुना ये सुनते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के पुनर्विकास और पुनर्निर्माण में किसी का घर उजाड़ा हो। हमने उनको घर देने का तक का काम किया है, वहाँ पे धर्मशालाएं बनाने तक का काम किया है, ध्यान शिविर बनाने तक का काम किया। कांग्रेस एक बार बता दे, एक सेकंड मैं आपको नहीं बोला, मैंने आपका प्रवचन सुना है, जवाब दीजिए, मैंने आपका प्रवचन सुन लिया। रुको जरा, बताइए सर। और सनातन संस्कृति की बात कौन करता है? सनातन संस्कृति की बात कौन करता है? नहीं सवाल, मतलब वही बात सवाल पर जवाब दीजिए। मतलब वही बात होगी। एक मुहावरा है कि मौलवी अपनी मौलवी का दायित्व छोड़ के वो संस्कृत बोलने लग गया। सुन लीजिए, अरे उनसे भी पढ़ाइए जो ये काम अनैतिक काम कर रहे हैं, उनसे भी पढ़ाइए जो, अरे सुन लीजिए मैंने सुन लिया आपको। आप 11 बार पढ़ रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं, आप 25 बार पढ़ो, आप 25 बार पढ़ो। मगर सुन लीजिए, अब आपके पार्टी के जलवे जलाल, कांग्रेस के कुल गौरव, कांग्रेस के युवा चेहरे, सुन लीजिए आपको सुन लीजिए। अपने नेता को तो मानते होंगे, अपने नेता को तो फॉलो करते होंगे, नहीं करते होंगे? या भारतीय जनता पार्टी के नेता को फॉलो करते हैं? लोकसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड, 1 मिनट रुक जाइए ना, आप क्यों इतना पीछे हो रहे हैं? मैं नहीं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, आपके नेता ने सर्टिफिकेट दिया है, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, आपके नेता ने सर्टिफिकेट दिया जिसका नाम को उजागर कर रहा हूँ। अगर मादा है तो सुन लीजिए। अब आपके नेता 18वीं लोकसभा के अंदर मिस्टर राहुल गांधी कहते हैं
कि ये हिंदू हिंसक होते हैं, ये जो शिव की जो शक्ति है उस सुन शक्ति लीजिए। को खत्म करना है, ये कौन किसने कहा? राजनीति क्या कर आप रहे राहुल हैं। गांधी को फॉलो नहीं करते? क्या आप राहुल गांधी की हिंदू राहुल को नहीं गांधी बोला के राहुल राहुल गांधी गांधी जी के ऑन रिकॉर्डेड है, अगर आपने नहीं सुना भाजपा है अगर तो वो भाजपा आज भी में पार्लियामेंट चलिए ठीक है, आज के टॉपिक पर आ जाता हूँ। मीनाक्षी जी के बाद सर एक मिनट, दो लोग और भी हमारे साथ हैं। एक सेकंड, हिंदू गिरिराज जी चौहान जी, हिंदू शक्ति बोला उन्होंने, गिरिराज जी हिंदू चौहान जी, शक्ति बोला नहीं, उन्होंने, नहीं, और शिव का शक्ति, शिव शक्ति बोला ठीक है, उन्होंने, मीनाक्षी जी पर जा और रहा हूँ। गांधी के बारे में एक बोला उन्होंने। सेकंड, गिरिराज जी, अगर नहीं, आप- एक अगर आपको मिनट, ये नहीं, इतना समय फिर नहीं हो पाता, दो लोग और भी हमारे साथ। चौहान जी, अगर ये पाचन चौहान जी, नहीं गिरिराज जी होता है, चुप हो गए, तो प्लीज बताइए कि आप बात भी ना चुप हो बोला जाइए। करें। चौहान चौहान जी, एक बोलने सेकंड, में। चौहान जी आपको सब, आप एक सेकंड, मैं मीनाक्षी जी पर जा रहा हूँ। मीनाक्षी जी, दोनों पार्टियां यही बात कर रही हैं कि हम ये करेंगे, ये आरोप है तमाम लोगों को, वहां पर ये हो गया, पुनर्वास नहीं किया, वो तो केदारनाथ की जनता पूरी तरीके से जानती है। लेकिन हम भी चलते दोनों पार्टियों के साथ, आप एक मजबूत विकल्प के तौर पर क्षेत्रीय पार्टी, आपके प्रत्याशी वहां पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो ऐसे में इन दो पार्टियों के बीच जब आप लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, और जिन मुद्दों पर मैं नेशनल पार्टी से बात की थी, भोग कानून, मूल निवास, उस पर बात नहीं की, चौहान जी ने भी वो तमाम कानून गिनाए जिन पर मैं बात नहीं कर रहा था, वो ठीक है, प्रदेश के लिए ठीक है। अब मैं मीनाक्षी, दरअसल ठीक, कैसे अब कैसे एक मिनट, मुद्दों को भटकाया जाता है वो आपने अभी बहुत अच्छे तरीके से देखा। आपने भू कानून की सवाल किया, ये पूरा पहुंच गए न जाने कहां सनातन संस्कृति पे। आप ये बताइए कि केदारनाथ की जो डेमोग्राफी है वो तो 98% से ज्यादा वहां पे हिंदू हैं। आप वहां पे क्या ठेका लेंगे हिंदू धर्म का? और दूसरी चीज ये देखिए कि अयोध्या में भी आपने बहुत सनातन संस्कृति की बात की थी, लेकिन हरा दिया ना आपको वहां से। लेकिन इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि जो आज की तारीख में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे बात करिए। अब बात करिए कि भू कानून कब आएगा वहां पे, जो वहां के लोग वहां पे उजड़ रहे हैं। देखिए, केदारनाथ में सिर्फ एक केदारनाथ टेम्पल नहीं है, केदारनाथ के अंदर अन्य गांव भी आते हैं। उन गांव की क्या स्थिति है? अगर रोजगार आप जिस ज्यादातर तरह यहाँ की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ एक मंदिर तक सीमित हो जा रहा है, कि बिल्कुल, पूरी हम जब विधानसभा भी की बात हो केदारनाथ रही है। बोलते हैं सिर्फ हम एक मंदिर तक, सड़कें ठीक और बात है। तीर्थयात्री सिर्फ यहीं तक सीमित हो जाता है। लेकिन उसके अलावा भी वहां गांव है जहां उनकी मौलिक जो उनकी सुविधाएं हैं उसकी आवश्यकता होती है, वहां तक तो बात पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि केदारनाथ का एक आडंबर इस तरह से रच दिया गया है कि केदारनाथ के बाद सिर्फ केदारनाथ टेम्पल नजर आता है, वहां का मूल निवासी नजर नहीं आता है। मूल निवासी की हम बात कर रहे हैं कि मूल निवास 1950 की बात तो ना भाजपा कर रही है ना कांग्रेस कर रही है, क्योंकि आप ये देखिए कि ये पहाड़ विरोधी, पहाड़ के इनका कोई लेना देना नहीं है पहाड़ पे रहने वाले लोगों से, क्योंकि ये देहरादून में तो 3 वर्ष का अध्यादेश लेके आते हैं जो मलिन बस्तियां उनको बसाने के लिए, लेकिन वहीं पहाड़ों पे जो छोटे मोटे रोजगार अपने कर रहे हैं अतिक्रमण के नाम पे उनको उजाड़ दिया जाता है। इसीलिए ये लोग, क्योंकि इनको वोट बैंक की चिंता है सिर्फ, आज भी जो वहां पे ये सनातन धर्म और इस सब की बात कर रहे हैं वो भी सिर्फ वोट हथियाने के लिए ये सारी बातें हो रही हैं। दूसरी बात मैं कहूंगी कि महिला सुरक्षा की बात तो बिल्कुल भी ना करें, भाजपा तो बिल्कुल ना करे, क्योंकि आज जिस तरह के आप कह रहे हो कि हमने महिला को सशक्त किया है, महिलाओं को हमने रोजगार दिया है 50 लाख तक की स्वयं, तो वो सारा का सारा आप जो सशक्त महिला को कर रहे हैं उसको शोषण करने के लिए कर रहे हैं। आपसे जितना ज्यादा हम लोगों ने जितनी न्यूज भाजपा के अंदर महिला शोषण की आई है, शायद उससे ज्यादा न्यूज पहले कभी नहीं आई होंगी। आप आज की तारीख में आप देखेंगे कि उत्तराखंड महिला तस्करी में नंबर 1 पे आ गया है। क्या बात कर रहे हैं आप महिला सुरक्षा की? क्या इस तरह से महिला सशक्त होगी? दूसरी बात, आप एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमेशा ये बात कही जाती है कि ये उत्तराखंड राज्य जो है महिलाओं के बलिदान से बना है, लेकिन आज महिलाओं की क्या स्थिति है उत्तराखंड के अंदर? बच्चियां कॉलेज नहीं जा पा रही हैं, स्कूल नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि उनके पास वो ट्रेड ही नहीं है वहां पे उनके पास। क्योंकि देखिए, पहाड़ से बच्चियां जो हैं वो नीचे, उनके पेरेंट्स जो हैं सक्षम नहीं है उनको नीचे भेजने के लिए, या फिर सुरक्षा की दृष्टि से भी वो नीचे नहीं भेज पा रहे हैं बच्चियों को, तो बच्चियां अपनी पढ़ाई वहां पे छोड़ दे रही हैं। आप ऐसे सशक्त करेंगे? सशक्त करने की बात करनी है तो उनकी शिक्षा पे ध्यान दीजिए, सशक्त करने की बात करनी है उनको आर्थिक सशक्त करने की बात करिए। सिर्फ इस तरह से, और हमने तो भाजपा के सारे जितने भी आप जितनी योजनाएं होंगी वो सिर्फ पेपरों में होती हैं जी जी, धरातल पे योजनाएं शून्य है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह की जितनी बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि एक खुशहाल उत्तराखंड होना चाहिए, लेकिन वही उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वो सड़कों पे बैठा है। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो सड़कों पे बैठे हैं? कौन सी मांग लेके वो सड़कों पे बैठे हैं? उन पे क्यों नहीं बात हो रही है? ठीक है, मैं तीनों पॉलिटिकल पार्टी से फाइनल कमेंट लूंगा। उससे पहले हरीश मैखुरी जी पर जा रहा हूँ। मैखुरी जी, सवाल आपसे ये है, थोड़ा सा पहले मैंने ये कहा था कि हम इस उपचुनाव को समझें, और दूसरी बात ये है कि क्योंकि वक्त अब बहुत कम है यहाँ पर, और जो जनता है वो तो सोच ही रही है, एक यात्रा इस पर बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तो यात्रा का कितना प्रभाव, जो यात्रा पर आरोप प्रत्यारोप है, दोनों पार्टियों के दावे हैं, कितना काम किया, दूसरी पार्टी कह रही है कि ये काम नहीं हुए, इसका कितना असर इस पर पड़ने वाला, और इसके अलावा जो वहाँ की और मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसकी जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करने में कितने कामयाब यहाँ पर दोनों पार्टियां रही, जिसको देखते हुए, आंकलन लगाते हुए यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी?
चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगना तो बड़ी सामान्य बात है। जी। जब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तब अपने मुद्दे रखेंगे। और यदि केदारनाथ के चुनाव गांवों की बात यहाँ पे आई है कि आज भी बड़े अभाव में है, बहुत सारे गांवों में सड़क नहीं है। 40% उत्तराखंड के गांव आज भी सड़क विहीन है, जो 3 से लेके 30 किलोमीटर तक लोग आज भी पैदल जाते हैं। तो उसके लिए तो दोनों पार्टियां जो उत्तराखंड में बारी-बारी से सरकार में रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की लायबिलिटी बनती है। और यूकेडी भी साथ में रही है, तो यूकेडी को भी उस समय करना, दोनों सरकारों में यूकेडी साथ रही है, प्रतिभाग किया है, चाहे एक ही साथ रहने विधायक की उनका आप लोग जीता। ऐसे बात करते हैं कि लेकिन 4 तो विधायक उनको में भी हो गए, पार्टिसिपेट मुख्यमंत्री करना चाहिए यूकेडी था, का हो गया। उनको भी मुद्दे वहाँ इस तरह की उठाने बातें चाहिए। जो करते हैं ना, सीरियसली मुझे और समझ में नहीं आता है। थोड़ा ये है, लेकिन आपने अपनी बात कह दी हमारी ठीक है। तो थोड़ा सा हम जनता की बात कहते हैं। जी। आप तो पॉलिटिकल बात कहेंगी, हम भी जनता की बात करने के लिए लिए यहाँ बैठे हैं। ठीक है तो जी। निश्चित रूप से जो गांवों के मुद्दे हैं वो ये हैं, हमने पहले भी कहा था कि सरकार एक काम करे, पलायन रोकने के लिए सरकार के पास सबसे अच्छा ये है कि जो यहाँ पहाड़ों में एक गाय होती है, बद्री गाय, मैं पहले भी कर चुका हूँ उसको। जी। तो जिसके पास एक गाय है उसको 1000 रुपया दे, जिसके पास 2 गाय है उसको 2000 रुपया महीना दे, और जिसके पास 10 गायें हैं तो 10,000 रुपये महीना दे। तो गो संरक्षण भी हो जाएगा और लोगों को सीधे रोजगार भी मिलेगा, वो अपनी गायों से जुड़ेंगे। उसके अलावा गौमूत्र के लिए बहुत सारी एजेंसीज अब आती हैं, वो गौमूत्र की बहुत सारी मेडिसिन बन रही है, उसके काम आ सकते हैं। भेड़ पालन के लिए लोन दे सरकार, और ब्याज मुक्त लोन दे। और जो हमारा बगीचे हैं, सेब के हैं, अखरोट के हैं, और हम तो कह रहे हैं अब तो काफल जो है बहुत ज्यादा मतलब उसकी मेडिसिनल वैल्यू लोगों को पता लग रही है। जी। जी। तो काफल को भी बगीचों में उगाया जा सकता है, इस तरह का कुछ करे। इसके अलावा लेंगड़े की सब्जी है जो पहाड़ में होती है। इसके अलावा यहाँ पे नाशपाती होती, बहुत पोटेंशियल नाशपाती है, मेडिसिनल नाशपाती है। जो हमारा सेब है वो मेडिसिनल है, उसको उगाने के लिए सरकार कार्य योजना बनाए। और असल में हो क्या रहा है कि जो कार्य योजना देहरादून में या दिल्ली से बन के आती है वो उत्तराखंड के लिए सूट ही नहीं करती है। तो कार्य योजना उत्तराखंड के गांवों से मांगी जाए। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी जो इस धामी सरकार ने पहल की है कि प्रत्येक विधायक से 10-10 योजनाएं मांगती हैं साल भर में, प्रस्ताव, और जी। उसके लिए फंड देती हैं। तो ये शायद हमारे विधायक ठेकेदारों के हिसाब से योजना ना बनाएं, बल्कि जनता के हिसाब से, गांव की आवश्यकता के हिसाब से कार्य योजना बनाएं, तो उसका लाभ जनता को मिलेगा। अभी तो योजनाएं ठेकेदार के हिसाब से बनती है, ठेकेदार मैनिपुलेट कर देता है, वही योजना बनती है। ठीक है। एक काम दोनों सरकार, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, प्रत्येक गांव को और गांवों के हेमलेट को मोटर सड़क से जोड़ा जाए। पलायन का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे गांव में मोटर सड़क नहीं है। आज भी मैंने कहा 30% 40% गांव जो है सड़क से नहीं जुड़े। जी। जी। मेडिकल सुविधा अभी तक चमोली में मेडिकल कॉलेज नहीं है, उत्तरकाशी में मेडिकल कॉलेज नहीं है, रुद्रप्रयाग में मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो जब सरकार का, केंद्र सरकार ने एक अच्छी योजना चलाई है कि भी चलो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, तो सबसे पहले उत्तराखंड को आच्छादित करो, जिसके कारण लोग सिर्फ मेडिकल सुविधाओं के लिए पलायन करते हैं, एजुकेशन के लिए पलायन करते हैं। हल्द्वानी और देहरादून में पांव रखने की जगह नहीं बची हुई है। ठीक है सर। और बाहर वालों ने तो कब्जा कर ही दिया है पूरा उत्तराखंड को, मलिन बस्ती बनाने के लिए जो है उतावली है, और हमारे सरकार भी मलिन बस्ती। ठीक है हरीश उत्तराखंड मैत्री एक जी, दिन मलिन क्योंकि बस्ती वक्त बन इतना ही है जाएगा। इसलिए आपको तो रोक रहा हूँ उस और पर भी चर्चा आगे नहीं बढ़ परिचर्चा पाएंगे। होनी चाहिए। इसलिए सत्यवीर चौहान जी, गिरिराज किशोर जी, मीनाक्षी गिलडियाल जी और हरीश मैथुर जी, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। क्योंकि केदारनाथ के उपचुनाव के रण में जनता किसका साथ देगी ये देखना होगा, लेकिन दोनों ही पार्टियां और क्षेत्रीय दल और निर्दलियों के भी अपने अपने यहाँ पर बातचीत है। लेकिन जनता सब जानती है कि किसने कितना काम किया और कौन कितना काम करेगा। उसी के हिसाब से जनता अपना आशीर्वाद देगी, जिसका इंतजार है 20 नवंबर को मतदान और 23 को हम सभी के सामने होंगे परिणाम। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।